हमारे माँ बाप बहुत पहले गुजर गए थे। हम दोनों अपने मौसा मौसी के साथ रहते थे। मौसा मौसी अच्छे लोग नहीं थे। वो हम दोनों से बहुत काम करवाते थे, पर हमारे पास और कोई रहने का ठिकाना भी तो नहीं था। और गोपी सिर्फ 10 साल का था, इसलिए मैं सारे काम करता और गोपी भी अपनी उम्र जितना काम कर लेता था। हम लोगों की लाइफ में एक ही खुशी थी, ज्योति, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, और वो मुझसे भी ज्यादा गोपी से। और यही कारण था कि मैं इन सब में भी खुश रहता। और फिर एक दिन ज्योति घर आई और अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं भाभी कैसे हुई? अरे अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, बाद में तो हो जाएंगी। अरे ज्योति, तुम कब आई? अरे ज्योति मत बोलो भैया, धर्म पत्नी बोलो। देख रहे हो ना सोहन, मैं जब से आई हूँ तब से तुम्हारा नाम लेकर चिढ़ा रहा है मुझे। अरे जाने दो ना, अभी बच्चा है। अच्छा जी, मुझे बच्चा समझने की कोशिश मत करना। इतना तो बड़ा हो गया हूँ कि आप दोनों में क्या चल रहा है ये सब तो समझ गया हूँ मैं। गोपी, अब तेरा ज्यादा हो रहा है, चुप हो जा वरना पिटेगा अब तू। देखो भैया कैसे भाभी के नाम पर गुस्सा हो गए। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई भाभी नहीं लगती। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम ऐसे अचानक से कैसे आ गई? अच्छा जी, अब आने के लिए भी पूछना पड़ेगा क्या? मैंने देखा कि तुम्हारे मौसा मौसी बाहर जा रहे हैं, तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। लेकिन अगर मौसा मौसी आ गए तो? तब तक मौसी और मौसा आ जाते हैं और उनको देखकर ज्योति अलमारी में छुप जाती है। गोपी, तुमने अभी तक किचन के बर्तन साफ नहीं किए क्या? बस मौसी, कुछ देर में साफ कर रहा हूँ। कुछ देर क्या, सुबह से तो आराम ही कर रहा तू, जाके जल्दी काम कर। और जब तक बर्तन साफ नहीं होंगे तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। और हाँ, सुबह पूरे घर की साफ सफाई कर देना और छत पर कपड़े पड़े हुए हैं सूखने के लिए, उनको भी ले आना। लेकिन मौसी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, इतना काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, काम नहीं कर पाएगा तो क्या दोनों भाई बस फ्री में ठूंसते रहोगे? एक तो तेरे माँ बाप दोनों मर गए और ये टेंशन हमारे सर पर छोड़ गए। मौसा, ताना मारने की जरूरत नहीं है। और मेरे पिता आपके पास हम दोनों को छोड़कर नहीं गए थे, वो तो आप दोनों ने खुद अपने मन से हम दोनों को गोद लिया था। किसने किसको क्यों गोद लिया था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों जाकर अपना काम करो। इसकी तबीयत खराब है, आज इसका काम भी मैं खुद करूंगा। किसी को भी किसी का काम करने की जरूरत नहीं है, जिसका जो काम है वो खुद करेगा। और सोहन, तू जाकर मेरी कार साफ कर। समझ में आई बात? आपकी कार तो मैंने कल ही साफ कर दी थी मौसा। हाँ, तो रोज साफ करने में कोई दिक्कत है क्या? ऐसा क्यों लगता है मौसा और मौसी, जैसे आप दोनों ने हम दोनों को सिर्फ काम करने के लिए ही गोद लिया है? सोहन, तू अपने मौसा से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। मैं ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा हूँ मौसी, मुझे जैसा लगा वैसा मैंने बोल दिया आपसे। सुनो, चुपचाप कपड़ा उठाओ और जाके गाड़ी साफ करो। नहीं मौसा, आज मैं कार नहीं साफ कर सकता। आज मैं गोपी का काम करूंगा और कॉलेज जाकर फीस जमा करूंगा। जितना पढ़ाई करना था तुमने कर लिया, वैसे भी पढ़ के क्या करोगे? करना तो तुम्हें इस घर का काम ही है। मेरी पढ़ाई भी आप छुड़वा रही हैं और गोपी का आज तक एडमिशन नहीं कराया आप लोगों ने। अभी रुक जाओ, थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, फिर उसका भी एडमिशन करवा देंगे। अभी थोड़े पैसों की दिक्कत है। आप लोगों को अपने शौक पूरे करने के लिए कभी पैसों की कमी नहीं होती। हम दोनों तो आपके नौकर हैं ना, तो हम दोनों को आप क्यों पढ़ाएंगे? ये ऐसे नहीं मानेगा। खाता मेरा है और गर्मी भी मुझे ही दिखा रहा है। 2 मिनट में तेरी सब हैकड़ी निकाल दूंगा। मौसा, मौसा छोड़ दो, चोट लग रही है। आज के बाद से आपसे जुबान नहीं लड़ाऊंगा मौसा। मौसा छोड़ दो। मत मारो भैया को, मत मारो। गोपी हट जा तू, भाई हट जा। गोपी। अच्छा, देख रहा हूँ दोनों भाइयों का प्यार। बड़े भाई का दर्द देखा नहीं जा रहा है तो खुद मार खाने चला आया। गोपी, तू जा यहाँ से, तुझे चोट लग जाएगी। नहीं भैया, जब तक मौसा मारना नहीं बंद करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, आज तुम दोनों साथ में ही पिटो।
क्योंकि तुम दोनों का गुस्सा आज एक ही बार में निकाल दूंगा। इतने में मौसा की स्टिक से गोपी के सर पर बहुत तेज चोट लगती है और अचानक से गोपी की आवाज बंद हो जाती है और पूरा फ्लोर खून से भर जाता है और मौसा की मार भी रुक जाती है। ये क्या कर दिया आपने? जान से मार दिया? मैंने कहाँ कुछ किया, वही तो बीच में आया था। सुनो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, सांस चल भी रही है या नहीं? मैं नहीं, मुझे डर लग रहा है। मारते वक्त नहीं लग रहा था? हटो, मुझे देखने दो। फिर मौसी जाती है और गोपी की सांस चेक करती है। ये तो मर गया है। तुम दोनों ने मेरे भाई को मार दिया। इतना कुछ हो रहा था, ज्योति ने कुछ नहीं किया। अगर होश में रहती तो जरूर करती, पर वो बहुत पहले ही बेहोश हो गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मेरी मौसी बोली, सुनो, सबसे पहले सोहन का मुंह बंद करना होगा। अब इसका मुंह कैसे बंद करें? इसको भी जान से मारना होगा क्या? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? जल्दी से रस्सी लाओ और इसको कुर्सी से बांधो। हाँ, अभी लाता हूँ। नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे। सीधा रहे। चुपचाप इस कुर्सी से बंधे रहना और हल्ला करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना गोपी के साथ जो हुआ है वो तेरे साथ भी हो सकता है। ये तो बेहोश हो गया। अब क्या करें? ये कैसी आवाज है? सुना तुमने? हाँ, ये तो शायद इस अलमारी से आ रही है। देखो जरा। तो तुम भी साथ चलो। हे भगवान, किस डरपोक आदमी से शादी हो गई है मेरी। चलो, चलती हूँ। ये क्या? ये तो इसे कहीं देखा है। अरे ध्यान से देखो, ज्योति है, हमारी पड़ोसी चंपा की बेटी। पर ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे कैसे पता होगा? अभी ये बताओ, इसका क्या करें? कुछ तो करना ही पड़ेगा। शायद इसने भी सब देख लिया है। इसे भी इन दोनों के साथ यहीं बांध देते हैं। पागल मत बनो, ये बेहोश है। इसे इसके घर छोड़कर आ जाओ। ठीक है। हाँ, अभी इतनी रात को कोई बाहर होगा भी नहीं और इसके माँ बाप दोनों पड़ोस के गांव गए हैं। जाओ, इसके घर छोड़कर आ जाओ इसे। ठीक है। मौसा हांफते हुए वापस आते हैं। क्या हुआ? हाफ क्यों रहे हो? अरे वो कैलाश दिख गया, इसलिए मैं भागकर आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है? गोपी को पीछे वाले खेत में गाड़ देते हैं। और इस बड़े वाले का? सब मैं ही बताऊं? इसे अभी यहीं बांध कर रखते हैं। ठीक है, तुम यहीं सोहन पर नजर रखो। मैं गोपी को दफना कर आता हूँ। ठीक है। फिर क्या हुआ? उन दोनों ने गोपी को खेत में दफना दिया और मुझे 2 दिन तक वहीं बिना खाना पानी दिए बांधे रखा। ज्योति के घर वालों ने मौसा से ब्याज पर पैसे लिए थे, तो उन्हें धमकाकर ज्योति को चुप करवा दिया। ज्योति भी अपने घर वालों के आगे क्या ही बोलती, वो भी चुप हो गई। फिर 2 दिन बाद, अरे गोपी, मेरा भाई, तू वापस आ गया। नहीं गोपी, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। नहीं मेरे भाई, ये मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ किया भी तो मैं तुझसे बड़ा हूं, सब संभाल लूंगा। अरे पागल, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, तू टेंशन मत ले। नहीं गोपी, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मौसा मौसी और कितना गिर सकते हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना? तू कब तक भटकता रहेगा? कभी नहीं मेरे भाई।
गोपी, कौन है? कौन है यहाँ? ये झूठ है। तू तो मर चुका है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? 2 मिनट किचन में क्या गई? क्या हुआ तुम्हें? गोपी। क्या गोपी? मैंने अभी गोपी को देखा। हे भगवान, किस डरपोक आदमी से मेरी शादी हो गई है? तुम पागल हो गए हो क्या? वो तो मर चुका है ना। तुम ही तो जमीन में दफना कर आए थे। अरे मुझे पता है, पर मैंने अभी उसका भूत देखा है। भूत। भूत? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये जी, ये क्या था जी? बोल, डरपोक। भागो, भागो। अरे रुको, मुझे लेकर चलो। तुझे माना गोपी, मैं तुझे दोबारा नहीं खो सकता। फिर क्या हुआ? मौसा मौसी दोनों एक तांत्रिक के पास गए और उन्होंने उन्हें ये सब बताया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उस रात को तांत्रिक घर पर आया। फिर सुनो, इस आत्मा से हमें छुटकारा पाना होगा। अगर इससे जल्दी छुटकारा नहीं पाए तो ये अपने बड़े भाई से बार बार मिलने आएगा और तुम्हें हानि भी पहुंचा सकता है। गुरुजी, जो भी करना है कीजिए और इस दुविधा से हमें बाहर निकालिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मेरा भाई तुम सबको जान से मार देगा। ये ऐसे चुप नहीं होगा। ये ले, ये कपड़ा जब तक तेरे मुंह में रहेगा तेरा मुंह बंद रहेगा। फिर मौसा मौसी जिस तांत्रिक को लेकर आए उसने उन्हें गोपी की आत्मा को वापस भेजने के लिए एक टोटका कराया। ये लो, अब इस पुतले को मैं 3 भाग में काटूंगा और जैसे ही तीसरा भाग काटूंगा वैसे ही वो आत्मा आजाद हो जाएगी। गोपी, अब ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम इस लोक के पार जा चुके हो। तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। जाओ और आजाद करो खुद को इस बंधन से। ये हमारी आखिरी चेतावनी है, वरना मैं जबरदस्ती तुम्हें कैद कर लूंगा। ये सब ज्योति खिड़की के पीछे से छिपकर देख रही होती है। ले, अब ये आखिरी बार है। इसके बाद तू न चाहते हुए भी अपनी दुनिया में चला जाएगा। ये ले। नहीं। क्या हुआ? तांत्रिक चिल्लाया क्यों? तांत्रिक जैसे ही आखिरी वार करने वाला था, मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे अपना सर उसके आगे रख दिया। क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था? मैं अपने भाई के बिना जीना नहीं चाहता था। फिर क्या हुआ? फिर ज्योति दौड़कर अपने घर में गई और उसने तुरंत प्रोफेसर को कॉल किया, क्योंकि प्रोफेसर उस टाइम तक बहुत फेमस हो चुके थे। हेलो सर, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ, बताइए। फिर ज्योति प्रोफेसर को सारी बात बताती है। सुनिए, आप वहां जाइए और सोहन की आत्मा को अपने काबू में रखिए। सोहन की आत्मा आपके काबू में रहेगी तो जाहिर सी बात है कि गोपी की आत्मा भी आपके काबू में रहेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप वहां जाकर उनको काबू में नहीं करेंगी तो वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं और वैसे भी वो आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जिससे प्यार करते हैं
जा रही हूँ, लेकिन आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाऊंगा। ज्योति सोहन के घर पहुँचती है और देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता है। सोहन, सोहन, कहाँ हो? सब कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा। गोपी की आत्मा वहाँ आती है। अरे भाभी जी, सब भाग गए। सोहन कहाँ है गोपी? और सब कहाँ गए? यहाँ अभी थोड़ी देर पहले सोहन की लाश थी ना? कहाँ गया सब कुछ? मुझे उससे कुछ बात करनी है। सब गायब कर दिया मैंने भाभी, अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे सोहन भैया कहाँ है? आइए इधर, आपकी धर्म पत्नी आपको बुला रही है। सोहन की आत्मा वहाँ आती है। अरे ज्योति, तुम यहाँ? तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुमको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर मौसा मौसी आ गए तो तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। चली जाओ यहाँ से। वो दोनों दोबारा तांत्रिक के साथ जरूर आएंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है। जो होगा देख लूंगी मैं। इतना क्यों कर रही हो मेरे लिए? आखिर क्यों? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जाना चाहती हूँ। नहीं, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हमारी सच्चाई लोगों तक कौन पहुँचाएगा? तब तक प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं। मैं पहुँच जाऊंगा। आप? थैंक यू सो मच सर, इतनी जल्दी आने के लिए। धीरे, थैंक यू जो इतनी देर तक इनको आपने काबू में रखा। तुम कौन हो और ज्योति से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम दोनों की मदद करने के लिए ही बुलाया है ज्योति ने मुझे यहाँ। मैं तुम्हें बंधक बनाने या भगाने नहीं, आजाद कराने आया हूँ। हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने घर में ही रहेंगे। हाँ भैया, हम दोनों यहीं रहेंगे। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस तुम दोनों मेरे साथ चलो। यहाँ अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हारे होने से आम लोगों को खतरा हो सकता है। आत्मिक लोक और नश्वर संसार का आपस में उलझना सही नहीं है सोहन। तो आप क्या चाहते हैं? जो हमारे साथ हुआ हम भूल जाएं? हाँ, भूल जाओ, भूलना ही पड़ेगा। देखो सोहन, जो हुआ गलत हुआ है। मैं अब उसे बदल तो नहीं सकता, पर आगे से सब ठीक कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और अपना बदला भूलना होगा। नहीं तो कभी न कभी किसी शक्ति के आगे तुम दोनों कमजोर पड़ोगे और अलग कर दिए जाओगे। नहीं, हमें अलग नहीं होना। हम आप पर विश्वास कैसे करें? तुम्हें करना ही होगा। इस दुनिया में फिलहाल सिर्फ मैं तुम्हें देख सकता हूँ और उससे भी बड़ी बात समझ सकता हूँ। हाँ भैया, चलिए ना, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। ठीक है गोपी। और मैं? तुम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ बेटी। ये सही कह रहे हैं। चलिए प्रोफेसर। चलो। सब प्रोफेसर के घर पर आते हैं। अब हम यहाँ रहेंगे? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी जगह है ना भैया? हाँ गोपी। पर हाँ, तुम दोनों कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। इस हवेली में एक बंधन है। तो क्या हम हमेशा यहीं रहेंगे? कभी आजाद नहीं होंगे?
आजाद होगे, पर एक मदद से। और तुम्हें आजाद सिर्फ वही कर पाएगा जिससे मैं अपने बाद में अपनी शक्तियां दूंगा। ठीक है, मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। आप धोखा मत दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये सब मैं अपने छोटे भाई के लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। तो तुम दोनों प्रोफेसर से बात करो कि वो तुम्हें आजाद करे। प्रोफेसर तो अब हमें आजाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम अब आपका है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि सर ने अपनी सारी शक्तियां आपको दी हैं, तो आप ही हैं जो हमें आजाद कर सकते हैं। लेकिन कैसे? बेडरूम में एक अलमारी है, उसमें एक मूर्ति है, उसको लेना और उसके ऊपर एक धागा है, उसको तोड़ देना। उसके बाद हम दोनों आजाद हो जाएंगे। उसके बाद नरेश बेडरूम में जाता है, वहां अलमारी खोल के मूर्ति निकालता है और उसके बाद उसके धागे को काट देता है। उसके बाद सोहन और गोपी की आत्मा मुक्त हो जाती है, जो अब हवेली के बाहर जा सकती है। यस, मैं आजाद हो गया। ये अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? खुशी से कर रहा है ऐसा। गोपी, बस भाई, अब बताओगे क्या करना है आगे? हाँ, सबसे पहले आपकी माँ की सुरक्षा के लिए बंधन करना होगा, जिससे वो प्राक्षी आपकी माँ से दूर रहे। क्योंकि अगर आपको जीतना है तो किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ना है, और वो प्राक्षी अच्छी तरह से जानता है कि आपकी सिर्फ एक ही कमजोरी है, आपकी माँ। चलो फिर करो बंधन। वो हम नहीं कर सकते। फिर प्रोफेसर ने आपको एक डायरी दी थी, याद है? हाँ, वो डायरी लेकर आइए। ठीक है। ये रही डायरी। इसमें देखो, एक योगिनी का जिक्र होगा। योगिनी? ठीक है, देखता हूँ। यही वो बंधन कर सकती है। पर ये योगिनी है कौन? प्रोफेसर ने बताया था, योगिनी सालों से तपस्या करके विद्या प्राप्त करती है और उस विद्या से लोगों का भला करती है। पर क्या? पर उसे यहाँ लाना इतना आसान नहीं होगा। तो क्या ये हमारी मदद करने से मना कर सकती है? पता नहीं, पर जितना प्रोफेसर ने बताया था, योगिनी बदले में कुछ मांगती भी है। अब जिस योगिनी को प्रोफेसर जानते हैं, वो कैसी है ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। देखो, उसमें पता लिखा होगा। हाँ, लिखा है। तो चले? हाँ, मैं तो कब से बेचैन हो रहा हूँ बाहर की दुनिया में जाने के लिए। अब मजा आएगा। हाँ, चलो। चलो चलो चलो। ये कैसी जगह है? ये तो पूरा खंडर है। थोड़ा संभल कर। अरे, ये अचानक हवा कैसे चलने लगी? ये अचानक से क्या हो रहा है यहाँ? आपको बचाना है, नहीं बचा पाओगे। मैं बचाऊंगा अपनी माँ को। सोहन, गोपी, कहाँ चले गए? हम यही हैं। तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? हम उससे नहीं लड़ सकते हैं। हमारा काम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना है। ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें खुद लड़नी होगी। शायद कोई आ रहा है। आ गई योगिनी। हाँ, कहाँ है? यही हूँ, तुम्हारे पीछे। मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? बोलो। मेरी माँ की जान खतरे में है। उनकी सुरक्षा के लिए बंधन करवाना है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है, सुरक्षा की जरूरत तुम्हें है, तुम्हारी माँ को नहीं। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस मेरी माँ ठीक रहे। तुम्हें अपनी फिक्र करनी होगी नरेश। अगर तुम कमजोर हो गए तो धरती से इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। आपको मेरा नाम क्या ही पूछ रहा हूँ मैं। दरअसल प्रोफेसर की डायरी से मुझे आपका नाम और एड्रेस मिला था। तुम्हें लगता है मैं यहाँ रहती हूँ, इस खंडर में?
अब फिर आप हमें यहाँ कैसे मिली? और डायरी में यहीं का पता भी तो लिखा था। निश्चित समय है, पहले से तय है कब क्या होना है, कौन कहाँ रहेगा। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। मेरी माँ की सुरक्षा का कोई तो उपाय होगा। नरेश, जो बंधन तुम्हारी माँ के लिए करना है वो कोई आम बंधन नहीं है, क्योंकि जिसे बचाना है वो कोई छोटी शक्ति है। उस बंधन को करने के लिए लगने वाली सामग्री और पूरी प्रक्रिया होने तक तुम्हें मजबूत रहना होगा और इस बंधन को समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। अभी नहीं, एक बात का ध्यान रखना। बंधन के वक्त तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, पर इन सब पर बिना ध्यान दिए तुम्हें पूरी प्रक्रिया में मेरा साथ देना होगा। वो पूरी कोशिश करेगा तुम्हें तोड़ने की, पर तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा रखना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो चलो मेरे साथ। ये हम कहाँ आ गए? ये वही जगह है जहाँ ये सब शुरू हुआ था, जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था नरेश। मेरा गांव? पर इतनी जल्दी हम कैसे आ गए? वो जाने दो। ये कमरा याद है? नहीं, मेरे घर का कमरा है। हाँ, ये तुम्हारे घर का वही कमरा है जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था। अब मेरे पीछे आओ। जी। ये तुम्हारा पूजा घर है। अब गौर से देखो, इन सारी मूर्तियों में एक वो छोटी सी मूर्ति देख रहे हो, वो लाल वाली? हाँ। अब याद करने की कोशिश करो, इस मूर्ति को पहले कभी देखा है? नहीं। हाँ, देखा है। ये मूर्ति अक्सर मेरे सपने में आती है। ये मूर्ति किसी भगवान की नहीं है, शैतान की है। शैतान? पर ये मेरे घर में कैसे आई? और मेरा इससे क्या लेना देना है? नरेश, कुछ भी बिना कारण नहीं होता, और जब भी कुछ गलत होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लालच होता है, और तुम्हारी कहानी में भी लालच ही है। लालच? कैसा लालच? तुम्हारी दादी का लालच, पोते का लालच नरेश, जिसने उन्हें भगवान से शैतान की प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर दिया। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाती हूँ। काफी कोशिशों के बाद तुम्हारे घर में लड़का नहीं हो रहा था। तुम्हारे 3 चाचा थे जिनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, और तुम्हारे पापा तुम्हारे घर के आखिरी वंशज थे। तुम्हारी दादी दिन भर सिर्फ इसी बारे में सोचती रहती थी, पूजा पाठ करती रहती थी, पर जब कुछ भी असर नहीं किया तब उन्होंने भगवान का साथ छोड़कर शैतान की प्रार्थना की। राक्षसी ज्यादातर उनके यहाँ आना पसंद करते हैं जो बहुत ज्यादा भक्ति करने के बाद उसे त्यागने लगते हैं। एक दिन तुम्हारी दादी परेशान घर के बाहर बैठकर चावल चुन रही होती है, तभी एक शैतान की पूजा करने वाला आता है, पतित देवदूत। पतित देवदूत? ये कौन है? ये शैतान का ही दूसरा नाम है। जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें कहा जाता है। ऐसे लोग शैतान को ही अपना भगवान मानते हैं और उनके लिए या उनका स्थान घर घर बनाने के लिए प्रचार भी करते हैं। हे भगवान, एको लल्ला दे दे बहू के, बस आओ कुछ नहीं चाहिए, हमार वंश खत्म न होवे दे भगवान। तुम्हारा भगवान नहीं सुनेगा, पर मेरा भगवान जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है। अरे बाबा, आइए ना। ना माता, तेरी परेशानी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, पर ऐसे हल ना होगा। तो क्या करना होगा? आजा, मेरी तरफ आजा माता। मेरा भगवान तेरी सारी इच्छा पूरी कर देगा। आजा, आजा, आजा। हाँ बाबा, बताई ना, बताई का करे पड़ी। पूजा करनी होगी।
पूजा करनी होगी, पूजा करनी होगी। सुन रही है? पूजा करनी होगी। करूंगी ना बाबा, बताई। तो ले, ये ले मेरे भगवान की मूर्ति, इस संसार के सबसे शक्तिशाली भगवान की मूर्ति। ले, ले जा और अपने मंदिर में रखकर रोज रात 3 बजे इसकी पूजा कर। देख लेना 15 दिन में खुशखबरी आ जाएगी। सच बाबा? हाँ माँ, बस एक बात का ध्यान रखना, इसका पता किसी को ना चले। ना इच्छा पूरी होने से पहले और ना इच्छा पूरी होने के बाद, वरना सब खराब हो जाएगा। मेरा भगवान नाराज हो जाएगा। हाँ बाबा, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। मतलब मेरी दादी ने मुझे पाने के लिए भगवान की नहीं, शैतान की पूजा की। हाँ, और अगर प्रॉक्सी को तुम्हारा शरीर मिल गया तो वो अपना वंश यहाँ सबके बीच शुरू कर सकता है। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले इस मूर्ति को यहाँ से हटाना होगा, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अभी फेंक देता हूँ। ये इतना आसान नहीं है नरेश, तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना होगा। और जबकि वो प्रॉक्सी जानता है कि तुम इस मूर्ति को हटाने वाले हो, तो वो तुम्हारी आज की रात आसान नहीं होने देगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। मैं तैयार हूँ। ये मेरे परिवार की गलती है जिसे मैं ही ठीक करूंगा। तुम समझ नहीं रहे हो। अब तक तुम्हें प्रॉक्सी सिर्फ सुनाई दे रहा था, पर आज रात में पूरी तरह से भद्रकाल शुरू हो जाएगा, तो उसकी शक्तियां भी आ जाएंगी। तो तुम्हें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। तैयार है तू मुझे मिटाएगा? वो यही है ना? हाँ। नरेश, मेरी तरफ देखो। हाँ। नरेश, हाँ हाँ। अपनी माँ के बारे में सोचो, अपने पापा के बारे में सोचो, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। प्रोफेसर के बारे में सोचो, जो इतने सालों से तुम दोनों को बचाते आ रहे थे। अब वक्त आ गया है उन सब का कर्ज चुकाने का। ये भद्रकाल सिर्फ 2 दिन रहेगा। हमें इस बार सिर्फ रोकना नहीं है, उसे मिटाना है। हाँ हाँ हाँ, मिटाना है हमें उसे। अपना हाथ दो। ये क्या बांध रही हैं आप? ये बंधित धागा है। ये जब तक तुम्हारी कलाई पर रहेगा, तुम्हें कोई भूत नहीं दिखेगा, जिससे तुम परेशान नहीं रहोगे। नहीं, पर मुझे देखना है। अब मुझे समझ आ गया है कि ये शक्ति मुझे ही क्यों मिली है, और मुझे इसे अपनाना ही होगा। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? यही ना कि तुम्हारी दादी की आत्मा यहाँ है कि नहीं? हाँ। हमने जिस वक्त से इस घर में कदम रखे हैं, वो उसी वक्त से सिर्फ तुम्हें ही देख रही है और रो रही है। पीछे देखो, अलमारी के पीछे छुपी है। शायद उनमें हिम्मत नहीं है कि तुमसे नजरें मिलाएं। दादी, दादी, बाहर आइए। ना बउआ, ना। दादी, आप आइए बाहर। हमरा माफ कर दे बउआ। हम सोच ले ना कर ली कि हमार वंशज के लालच से कितना लोगों के जान के खतरा में हो जाए। हमार बेटा भी हमार वजह से चल गई, और आज हमार पोता के जान भी खतरा में बा। बस दादी, बस। बउआ, जब पता चलल कि हमरा से कितना बड़ा गलती हो गई है, तब तक बहुत देर हो गई। दादी, आपको कब पता चला कि आप भगवान की नहीं शैतान की पूजा कर रही हैं? बउआ, रात को कभी कभी अचानक से सपने में एक शैतान का चेहरा दिख जाता था, और
समय एक भयानक सा आवाज सुनाई देता है। मिल गया ना तुझे तेरा पोता। हाँ? कौन 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 बोला? मैं हूँ तेरा भगवान, आ रहा हूँ मैं। तैयारी रख, तैयारी रख, तैयारी रख। फिर क्या हुआ दादी? वो आवाज इतनी डरावनी थी, मैं अगली सुबह उस बाबा को ढूंढने लगी और पास वाले कब्रिस्तान के पास वो मिल गया। बाबा बाबा बाबा। क्यों चिल्ला रही है? जो चाहिए था मिल गया ना? हाँ बाबा, पर कल एक आवाज सुनाई दी। आवाज? कैसी आवाज? बता ना, बता। आ रहा हूँ मैं, तैयारी रख, तैयारी रख, तैयारी रख। क्या? भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। भगवान आ रहे हैं। फिर उसने क्या बोला दादी? कुछ ना, बस भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, ये बोल बोल कर नाचता हुआ चला गया। तब समझ में आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गलती तो हुई है आपसे, और इसी गलती की वजह से आप आज तक भटक भी रही हैं। नरेश, ध्यान रखना, कल इस मूर्ति के बाद ही मैं बंधन कर सकती हूँ। तब तक तुम्हें अपनी और अपनी माँ की रक्षा करनी होगी। माँ के पास सोहन और गोपी गए हैं, पर क्या? पर उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो माँ की प्राक्षी से रक्षा कर पाएं। जब उन्हें ही नहीं पता कि उन दोनों भाइयों में कितनी शक्ति है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? मतलब? वो दोनों एक अच्छी रूह है। उन दोनों का मन साफ था, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी, और वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों की शक्तियां भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब भी लगेगा कि उन दोनों पर कोई शक्ति भारी पड़ रही है, तो उनकी शक्तियां अपने आप एक हो जाएंगी, और फिर कोई भी शक्ति उनका सामना नहीं कर पाएगी। ओह, वैसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आपको इतना सब कैसे पता? ये कैसा सवाल है? कुछ नहीं, इन दिनों इतना कुछ अजीब हो गया है कि अब तो कुछ भी मुमकिन लगता है। हाँ, मेरे लिए भी था ऐसा ही हाल कभी। मतलब हाँ, जब तक आप नहीं जानते विश्वास करना मुश्किल होता है, और मैं तो जानकर भी जानना नहीं चाहती थी। शुरुआत से बता सकती हैं? लंबी कहानी है, शायद बहुत लंबी। कहानी? ये सब कहानी से ही तो शुरू हुआ है। इतनी कहानियां बिना चाहे सुन चुका हूँ, एक चाहकर सुन लेता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं एक योगिनी हूँ या ऐसा कुछ होता भी है, पर एक दिन जब मैं घर आई, तब मैंने देखा कि मेरी संस्कृत की टीचर मेरा इंतजार कर रही थी। एक बार के लिए मैं शॉक थी कि इतने सालों बाद अचानक से ये कैसे आ गई। फिर जब मैंने पूछा, मैम आप यहाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वो तुमसे एक बात करनी थी, बहुत जरूरी है। हम तुम्हारे कमरे में चलकर बात कर सकते हैं? जी, जैसा आप कहे। रूम अच्छा है तुम्हारा, आओ बैठो मेरे पास। जी मैम। तुम्हें याद है बेटा, तुम्हें मैं हमेशा एक बात कहती थी कि जहाँ बाकी बच्चे संस्कृत पढ़ने में इतना टाइम लगाते थे, तुम्हें समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता है। किसी भी मंत्र को तुम बहुत अच्छे से बोल लेती थी, सिर्फ एक बार सुनने से ही। जी याद है। अब मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। माम, आप मुझे डरा रहे हो। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुम्हारी हकीकत, जिससे तुम अनजान हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
जब तुम कहीं अनजान जगह जाती हो तो सबसे पहले तुम क्या फील करती हो, या सबसे पहले तुम्हें क्या फील होता है? स्मेल एंड एनर्जी। हाँ, क्योंकि तुम नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी पहचान सकती हो, महसूस कर सकती हो। देखो बेटा, ये भले तुम्हारे लिए मानना मुश्किल होगा, पर इस दुनिया के अलावा और दुनिया है। नॉर्मल इंसान नहीं है सिर्फ यहाँ, शक्तियाँ हैं, अच्छी बुरी दोनों। माम, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे डर लग रहा है। क्योंकि यही तुम्हारी नियति है बेटा। तुम एक योगिनी हो। योगिनी? ये क्या होता है? वो जो अच्छी बुरी शक्तियाँ पहचान सकती है, उनकी मदद कर सकती है, भगवान और इंसान के बीच में संबंध बना सकती है। तुम वही योगिनी हो। माम, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। पहले तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, और अगर होता भी होगा तो मुझे इन सब में नहीं जाना। पर तुम चुनी गई हो अपने जन्म के साथ। मुझे अपना हाथ दिखाओ। ये क्या है? ये मेरे हाथ पर क्या चमक रहा है? ये चक्र है जो सिर्फ एक योगिनी दूसरी योगिनी को दिखा सकती है। इसे दुनिया का कोई दूसरा शख्स नहीं देख सकता सिवाय हम योगिनियों के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं जानना ये सब। ये रोहिणी, ये योगिनी, ये सब। मुझे बस घर जाना है। तुम कहीं नहीं जा सकती। ये तुम्हारी नियति है। तुम्हें लोगों की मदद के लिए चुना गया है, और ये तुम्हें करना ही होगा। तुमसे पहले तुम्हारी नानी करती थी, अब ये शक्तियाँ तुम्हें मिली हैं। नानी? नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरी नानी तो इतनी भोली थी कि वो इन सब से दूर ही रहती थी। उनको तो ऐसी चीजों का कुछ पता नहीं था। तुम्हारी नानी ही मेरी गुरु थी। उन्होंने ही मुझे ढूंढा था, और अपने मरते वक्त अपनी सारी शक्तियां देते हुए कहा कि अब इसका अगला वंशज मुझे चुनना है। पर भगवान का करिश्मा देखो, तुम उन्हीं की नातिन ही योगिनी हो। ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं है ना? एक काम करो, तुम्हें उनकी रूह से मिला देती हूँ। उनसे ही बात कर लो। रूह? नहीं, मुझे नहीं करना। मैं जा रही हूँ। मेरी बच्ची? नानी, आप कैसे? आप? योगिनी कभी भी दोनों लोकों में आ और जा सकती है मेरी बच्ची। मैंने सिर्फ अपना शरीर छोड़ा है, ये संसार नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बच्ची, तुम समझना नहीं चाह रही हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं नानी? ये सब बहुत अजीब है। सिर्फ यकीन करो मेरी बातों पर, अपनी टीचर की बातों पर, क्योंकि जब तक तुम्हें यकीन नहीं होगा, हम तुम्हें शक्तियाँ नहीं दे पाएंगे। ये शक्तियाँ तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। ठीक है नानी, आप कहती हैं तो मैं तैयार हूँ। हाँ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, और जब तक मैं ना कहूँ अपना हाथ पीछे मत खींचना, वरना प्रक्रिया खंडित हो जाएगी। ओके टीचर। नानी, आप यही रहना। हाँ, मैं यही हूँ। अरे ये रोशनी कैसी है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शांत रहो, अपनी आंखें बंद करो। फिर क्या हुआ? जब आंख खोली तो ये गर्दन पर निशान था। ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में एक अजीब सी कोई ऊर्जा आ गई है। दिमाग में लाखों मंत्र गूंज रहे थे। लग रहा था जैसे कि मुझे बस नाम लेना है कि इस काम के लिए क्या मंत्र होगा, और वो मेरी जुबान पर आ जा रहा था। फिर थोड़ा और टाइम लगा और सब समझ आ गया। ये गर्दन पर निशान हर योगिनी के होता है? हाँ। बस कुछ घंटे और, फिर सुबह हो जाएगी। हाँ, हमें और सावधान हो जाना चाहिए।
हुआ? कोई तकलीफ में है, मैं साफ साफ सुन सकती हूँ। कोई तो है जिसे मेरी जरूरत है। पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। पर मुझे आ रही है। कोई आत्मा बहुत दर्द में है, मुझे जाना होगा। रुको, ये कोई चाल भी तो हो सकती है। शायद, पर अब मैं मदद किए बिना नहीं रह सकती। ये मेरा काम है। पर तुम फिक्र मत करो, इस पूजा घर में वो नहीं आएगा। ठीक है, जल्दी आना। किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर मत आना, और ना ही इस शैतान की मूर्ति को सुबह होने से पहले छूना। ठीक है। काफी देर इंतजार करने के बाद नरेश योगिनी की राह देखने लगा और सोचने लगा, काफी वक्त हो गया है, अभी तक नहीं आई। दादी, आप हो यहाँ पर? दादी, दादी, योगिनी, योगिनी। हाँ, यहाँ हूँ, बाहर आ जाओ। कहाँ हो? दिख नहीं रही हो। अरे बाहर तो आओ। अरे आप ही ने तो कहा था कि कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। अब मैं बोल रही हूँ आ जाओ तो आ जाओ। देखो, तुम्हारी दादी भी बुला रही है। दादी कहाँ है? दादी मुझे नहीं दिख रही। यही है, देखो मैं आ गई, बाहर आ जाओ। हाँ? क्या हुआ? कैसी आवाज थी वो? नहीं, ऐसे ही भ्रम था मेरा। आप इतनी दूर क्यों खड़ी हो? इधर आओ। तुम आओ ना, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? आओ तो। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी दादी की रूह गायब हो रही है। ये कैसे हो रहा है? यार रुको, मैं आती हूँ, चलो मेरे साथ। एक मिनट, अंदर आना। अंदर क्यों? तुम इधर आओ, अपनी दादी को देखो। तुम दादी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो प्राक्षी। पहचान गया तू? प्रोफेसर से कम नहीं है तू, वो भी तेरी तरह ही था। चले जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊं? तू तो मेरे यहाँ रहने की चाबी है। तेरे अंदर वही रोशनी दिखती है मुझे जो उस प्रोफेसर के अंदर दिखती थी। तेरे अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, मैंने सब देख लिया। आएगा आएगा वो वक्त भी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे कुछ नहीं है? तू ही है जिसको बचाने के लिए तेरा बाप मरा था। तू ही है जिसे पैदा करने के लिए तेरी दादी ने शैतान से सौदा किया। तू ही है जिसकी वजह से तेरी माँ को बीमारी है। तू ही है जिसकी रक्षा करते करते प्रोफेसर ने एक पूरी जिंदगी लगा दी, और अब तू होगा जिसकी वजह से सारी इंसानियत खत्म होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरे अंदर सिर्फ अंधकार है, और यही सच है। उसे स्वीकार क्यों नहीं करता? आजा, बाहर आजा और स्वीकार कर अपने आप को। और फिर नहीं, नहीं। आजा, अब सब कुछ साफ साफ है। पापी है तू, एक शैतान है नरेश, शैतान। बाहर आ, अपने पाप का बदला लेने के लिए, अपने सच का सामना करने। जल्दी आ, ले बदला, मैं यही खड़ा हूँ। आज बदला ले, वरना तू अपनी माँ को भी खो देगा। नहीं, 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 मैं नहीं आऊंगा। ये सब झूठ है। तू बस बहका रहा है मुझको। नरेश, नरेश वहीं रहना। योगिनी, योगिनी आई है प्राक्षी से बचाने। इतनी शक्ति है तुझ में, तू बचाएगी। एक मिनट जरा देखने दे, तेरे अंदर भी कुछ है। कुछ नहीं है। अच्छा, रमेश याद है? रमेश, क्यों
एहसास दिलाता है ना। बता। तू कुछ भी कर ले पर अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगा। ना तू मुझे हरा पाएगा और ना नरेश को। अब जा यहाँ से। कब तक ऐसे अंदर बैठे रहोगी? बाहर तो आना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा किया तुम बाहर नहीं आए, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वो नहीं हूँ? मैं तुम्हें समझकर बाहर आने ही वाला था, पर तभी अचानक से मेरी नजर तुम्हारी गर्दन पर गई। तब मैंने देखा उस पर कोई निशान नहीं था, और तुम्हारी गर्दन पर ये निशान है जो हर योगिनी की गर्दन पर होता है। बहुत अच्छे। दादी कहाँ है? उनको मैंने एक काम सौंपा है, वो वही करने गई हैं। आ जाएंगी। ठीक है। वैसे वो प्राक्षी किस रमेश की बात कर रहा था? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो राज रहे वही ठीक है। ठीक है। हाँ, माफ करना। रमेश एक बच्चा था जो मेरी वजह से मारा गया। आज भी मैं सोचती हूँ कि काश मैं उसकी बातों पर यकीन कर लेती तो शायद वो जिंदा होता। तुम ठीक हो? हाँ। चाहो तो बता सकती हो। रमेश मेरे घर के पास ही रहता था। उन दिनों में पूरे समय लोगों की मदद करने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो मेरे पास आया और कहा, दीदी दीदी, आप वही दीदी हो ना जो किसी से नहीं डरती? हाँ बेटा, बोलो। दीदी, मुझे ना एक आदमी से बहुत डर लगता है। वो मुझे खेलने तक नहीं देता। कौन बेटा, बताओ। मैं डांट लगाऊंगी उन्हें कि इतने प्यारे से बच्चे को कौन नहीं खेलने देता। मम्मी को बताया आपने? मम्मी मानती नहीं, कहती है मैं झूठ बोलता हूँ। आपको लगता है मैं झूठ बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बेटा, इतना प्यारा बच्चा कैसे झूठ बोल सकता है? वही तो मैं भी यही समझाता हूँ मम्मी को, पर वो सुनती नहीं, एकदम दादी पर गई हैं। दादी पर? हाँ, वो भी पापा की नहीं सुनती ना। तुम बहुत प्यारे हो। ओहो, पता है मुझे। अब चलो मेरी मदद करो। चलो चलो। वो देखो, वो मेरा घर है। रमेश, ये क्या कर रहा है? मम्मी, मैं वो परेशान करने वाले अंकल को सबक सिखाने के लिए दीदी को लेकर आया हूँ। ये दीदी किसी से नहीं डरती। बहुत प्यारा बच्चा है आपका। पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरे बच्चे से दूर रहिए प्लीज। जी, समझी नहीं। हमें समझना भी नहीं है, बस आप हमारे घर से दूर रहिए। हमें ऐसे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना जिनका रिश्ता भूतों और शैतानों के साथ हो। ठीक है ठीक है, क्या हुआ है आपको? मैंने कहा ना, जाइए प्लीज जाइए। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही आपकी कोई हेल्प चाहिए। पर मुझे चाहिए। चुप कर। दीदी। अरे ऐसे बच्चे को कौन मारता है? हाँ जी, हम मारते हैं। आप प्लीज जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बस बहुत हो गया, जा रही हूँ मैं। फिर क्या हुआ? काश मैंने उस दिन उसकी मम्मी की बातें दिल पर ना ली होती तो आज बात कुछ और होती। पर हुआ क्या? एक दिन अचानक से घर की बेल बजती है। कौन? अरे आप तो उस बच्चे की माँ हो ना शायद? हाँ, मैं वही हूँ। प्लीज आप मेरे साथ चलिए, चलिए ना। ठीक है, आप रोना बंद कीजिए, मैं चल रही हूँ। पर बात तो बताइए कि क्या हुआ? वो रमेश। हाँ, क्या हुआ रमेश को? वो टेरेस पर चढ़ा हुआ है। पता नहीं कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। आप चलिए प्लीज। हाँ चलिए। वो देखिए, वो छत पर कैसे। रमेश, रमेश, हे भगवान, रमेश, रमेश मेरा बेटा, रमेश। फिर क्या हुआ? जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो कूद गया और वो कूदते वक्त हंस रहा था। फिर मुझे समझ आया जो कूदा वो रमेश नहीं था, कोई और था जिसने उसे कूदने पर मजबूर किया था।
मैं अगर चाहती तो उसको बचा सकती थी। वो आया था मेरे पास, पर उसकी माँ से गुस्से के चक्कर में मैंने एक हंसता खेलता प्यारा सा बच्चा खो दिया। सच कहूँ तो आज भी सोचती हूँ कि एक बार और मौका मिल जाए ना उसे बचाने का, तो मैं जरूर बचाऊंगी। बहुत बुरा हुआ था। आप ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। ये तो दादी की आवाज है। शायद वो खतरे में है। मुझे जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं हूँ ना। मैं जाती हूँ और देखती हूँ। हाँ, जल्दी आ।